दोस्तों हम आज जितनी भी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं वो थोड़ी अलग लेवल की है, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं है बल्कि हर खबर के पीछे एक छुपा हुआ गेम भी चल रहा है। सोचिए, एक तरफ ईरान है जो अब सीधे सीधे भारत के सामने शर्त रख रहा है। मतलब अब मामला सिर्फ दोस्ती या ट्रेड तक सीमित नहीं रहा, अब बात अगर ये करना है तो वो करना पड़ेगा वाली स्थिति तक पहुंच चुकी है। और सच कहूं तो जो कंडीशन सामने आई है उसे इग्नोर करना भारत के लिए इतना आसान भी नहीं है। दूसरी तरफ मालदीव्स, जहां कुछ समय पहले तक रिश्ते थोड़े खट्टे हो गए थे, अब वहीं पर भारत ने ऐसा मूव खेला है जिसे आप सीधा सीधा साइलेंट गिफ्ट कह सकते हो। ऊपर से कुछ नहीं बोला गया, लेकिन अंदर ही अंदर मैसेज पूरा क्लियर है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प गेम पर, ब्रिक्स समिट जो भारत में होने वाला है। ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखेगा, मीटिंग्स, लीडर्स, हैंडशेक्स, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ देश ऐसे भी हैं जो इस पूरे इवेंट को स्मूथ नहीं होने देना चाहते। सीधा फेल करना मुश्किल है, इसलिए गेम थोड़ा घुमा फिराकर खेला जा रहा है। मतलब एक तरफ डिप्लोमेसी चल रही है, दूसरी तरफ माइंड गेम, और बीच में भारत जिसे हर चाल को समझकर जवाब देना है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ है, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों हुआ है और आगे क्या हो सकता है। इसलिए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि कहानी जितनी सीधी दिख रही है असल में उतनी है नहीं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए भले ही ये 1 सेकंड का काम होगा, लेकिन यकीन मानिए जो हमने वीडियो बनाने पर मेहनत की है वो आपके सपोर्ट से सफल हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। और ऑनेस्टली ये अपडेट जितनी शांत लग रही है उतनी है नहीं। दरअसल खबर ये है कि दोनों देशों के बीच जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी समय से बातचीत में था, अब वो फाइनली साइन होने जा रहा है। टॉड मैकले जो न्यूजीलैंड के ट्रेड मिनिस्टर हैं, वो खुद भारत आ रहे हैं इस डील को फाइनल करने के लिए। और टाइमलाइन भी सेट है, 27 अप्रैल को नई दिल्ली में ये एग्रीमेंट साइन हो सकता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत में इस खबर पर उतना शोर नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि न्यूजीलैंड को हम एक छोटी इकोनॉमी मान लेते हैं, करीब 52 लाख की आबादी और लगभग $278 बिलियन की GDP। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गेम मिस कर देते हैं। असल खेल साइज का नहीं, एक्सेस का है। न्यूजीलैंड के लिए भारत एक मैसिव मार्केट है, 140 करोड़ लोगों का, और यही वजह है कि वहां इस डील को लेकर काफी हंगामा हुआ। क्रिस्टोफर लक्सन को अपनी ही पॉलिटिकल पार्टियों और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स से विरोध झेलना पड़ा, यहां तक कि सरकार गिराने तक की बात सामने आ गई थी। लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे हटने के बजाय डील को आगे बढ़ाया, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भारत के साथ ट्रेड रिलेशन बनाना उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो ये एक साइलेंट जीत हो सकती है। एक तरफ अमेरिका के टैरिफ्स का प्रेशर है, दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है। ऐसे में अगर भारत को एक नया स्टेबल एक्सपोर्ट मार्केट मिलता है तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इसके साथ ही इंडियन स्किल्ड वर्कर्स के लिए न्यूजीलैंड के दरवाजे और ज्यादा खुल सकते हैं वर्क परमिट्स के थ्रू। और सबसे अंडररेटेड पॉइंट, न्यूजीलैंड ने अगले 15 सालों में भारत में करीब $20 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। मतलब साफ है, ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का फाउंडेशन है। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे रिलेटिवली छोटे देशों के साथ भी एग्रेसिवली FTA करने चाहिए ताकि ग्लोबल डिपेंडेंस डाइवर्सिफाई हो सके, या फिर फोकस सिर्फ बड़ी इकोनॉमीज पर ही रहना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। खैर, अब बात करते हैं मालदीव्स की, जहां इस समय हालत थोड़े टाइट चल रहे हैं। देखो, सीधी बात है, जब किसी छोटे देश की इकोनॉमी एक ही चीज पर टिकी हो और वही चीज हिल जाए तो पूरा सिस्टम टगमगा जाता है। मालदीव्स के साथ अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है। बीच में खबर आई कि वहां सरकार को शॉर्ट टर्म कैश की इतनी दिक्कत हो गई कि उन्हें तुरंत बाहर से सपोर्ट चाहिए था, और ऐसे टाइम पर नेचुरली उनकी नजर इंडिया पर ही जाती है। अब इंडिया ने भी देरी नहीं की, करीब 3000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप अप्रूव कर दिया गया SARC फ्रेमवर्क के अंदर। अब यहाँ एक चीज समझ लो, ये कोई नॉर्मल लोन नहीं है, ये बेसिकली इमरजेंसी ऑक्सीजन होता है इकोनॉमी के लिए। कम इंटरेस्ट, शॉर्ट ड्यूरेशन और जल्दी वापस करना होता है। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। कुछ समय पहले तक वही मोहम्मद मुइज्जू ओपनली इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे। इंडियन मिलिट्री प्रेजेंस को हटाया गया, नैरेटिव पूरा बदल गया था। उस समय लगा था कि मालदीव्स
पूरी तरह दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब इकोनॉमी दबाव में आती है तब आइडियोलॉजी साइड में चली जाती है और प्रैक्टिकलिटी सामने आ जाती है। और यही यहाँ भी हुआ। टूरिज्म, जो मालदीव्स की इकोनॉमी का बैकबोन है, वो ही हिट हो गया। मिडिल ईस्ट टेंशंस, फ्लाइट डिसरप्शंस, टूरिस्ट अराइवल सीधे 40 से 50% तक गिर गए। अब इमेजिन करो, अगर आपकी इनकम का 90% एक सेक्टर से आता हो और वही आधा रह जाए तो सरकार कैसे सरवाइव करेगी? यहीं पर इंडिया एंट्री लेता है। अब कुछ लोग कहेंगे, इंडिया बार बार क्यों हेल्प कर रहा है? तो इसका जवाब सिंपल है, अगर इंडिया नहीं करेगा तो चाइना करेगा, और चाइना फ्री में मदद नहीं करता। उसके पीछे कंडीशंस होती हैं और कई बार एसेट्स तक गिरवी रखने पड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम्बनटोटा पोर्ट है, जो प्रैक्टिकली कंट्रोल से बाहर चला गया। इंडिया ये सेम सिचुएशन मालदीव्स में रिपीट नहीं होने देना चाहता। इसलिए ये जो 3000 करोड़ का स्वैप है, ये सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है। लेकिन ऑनेस्टली बोलूं तो ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। जब तक मालदीव्स अपनी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई नहीं करता और टूरिज्म डिपेंडेंसी कम नहीं करता, तब तक उसे बार बार ऐसे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब छोटा सा सवाल ये है, क्या मालदीव्स सच में अपनी पॉलिसी स्टेबल रख पाएगा या फिर फ्यूचर में फिर से पावर बैलेंस शिफ्ट करेगा? और आपका क्या मानना है? इंडिया को ऐसे बार बार सपोर्ट देना चाहिए या थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए? अब दूसरी तरफ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्वाइटली चल रही है यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच। दिल्ली में इस समय हाई लेवल क्लोज्ड डोर मीटिंग्स चल रही हैं, जिसे इंडिया यूके स्ट्रैटेजिक डायलॉग कहा जाता है। ये वो मीटिंग्स होती हैं जिनमें हर बात पब्लिक नहीं होती, जो दिखता है उससे ज्यादा अंदर डिस्कस होता है। इस बार भी अजित डोवल और जॉनथन पावल आमने सामने बैठे हैं और टॉपिक्स भी हल्के फुल्के नहीं हैं। एक्सट्रीमिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, डिफेंस कोलैबोरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सीधे सीधे सिक्योरिटी और फ्यूचर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन की बातें। अब मेरा टेक ये है, ये सारी मीटिंग्स टाइमिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ ग्लोबल अलायंसेस क्वाइटली रीशेप हो रहे हैं। ऐसे में इंडिया ये इंश्योर कर रहा है कि वो सिर्फ रिएक्ट न करे, बल्कि पहले से प्रिपेयर रहे। अब बात करते हैं ब्रिक्स समिट की, जहां असली गेम अभी शुरू हुआ है। देखो, ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, मीटिंग्स प्लान हो रही हैं, तारीखें फिक्स हैं, लेकिन अंदर ही अंदर काफी बड़ा पावर प्ले चल रहा है, खासकर ईरान और चाइना की तरफ से। भारत इस साल ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, मतलब पूरे इवेंट की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मई में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग और उसके बाद साल के अंत में बड़ा समिट, सब कुछ इंडिया होस्ट कर रहा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है जॉइंट स्टेटमेंट पर। अब सीधी बात, कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग तभी सफल मानी जाती है जब आखिर में सभी देश एक कॉमन स्टेटमेंट पर अग्री करें, और यहीं पर गेम अटक गया है। ईरान ने साफ साफ अपनी शर्तें रख दी हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की खुलकर निंदा होनी चाहिए। और ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये एक तरह से दबाव है। ईरान ने इनडायरेक्टली ये भी क्लियर कर दिया है कि अगर उनकी ये बात नहीं मानी गई तो उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराकी इंडिया में होने वाली मीटिंग में हिस्सा लेने ही नहीं आएंगे। अब यहाँ पर भारत फंस गया है। एक तरफ अगर भारत ईरान की बात मान लेता है तो अमेरिका के साथ रिलेशन पर असर पड़ सकता है, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता इस चीज को हल्के में नहीं लेते। दूसरी तरफ अगर भारत ईरान की बात नहीं मानता तो ब्रिक्स के अंदर ही फ्रैक्चर आ सकता है। मतलब सिंपल भाषा में, दोस्त भी नाराज और पार्टनर भी नाराज वाली सिचुएशन बन गई है। इसीलिए भारत अभी डैमेज कंट्रोल मोड में है। बैक टू बैक कंसल्टेशन मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं ताकि पहले ही सब देशों के बीच कोई मिडिल ग्राउंड निकाल लिया जाए। क्योंकि अगर मई वाली मीटिंग में जॉइंट स्टेटमेंट नहीं निकलती तो दुनिया यही बोलेगी कि भारत के अंदर मीटिंग हुई लेकिन भारत कंसेंसस तक नहीं पहुंच पाया, और ये इंडिया की इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा, स्पेशली जब हम खुद को ग्लोबल लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब जरा मेरा भी एक छोटा सा पीओवी सुनिए। मेरे अकॉर्डिंग ये सिर्फ एक स्टेटमेंट का इश्यू नहीं है, ये एक्चुअली पावर बैलेंसिंग का टेस्ट है। भारत को यहाँ बहुत केयरफुली चलना पड़ेगा। ना पूरी तरह किसी एक साइड में झुक सकते हैं, ना न्यूट्रल रहना इतना आसान है।
और दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? क्या भारत को इस बार ईरान की बात मान लेनी चाहिए या फिर स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहकर खुद की पोजीशनिंग बचानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएगा। और उम्मीद है कि आपने अभी तक की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा और वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी असली सच्चाई पता चल सके। मिलते हैं जल्द ही किसी नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।